बेटा आपको याद होगा इस समय हम लोग इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.9 को स्टडी कर रहे हैं और लास्ट क्लास तक हमने उस एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हुए हैं। आज हम लोगों को 16 और उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 16th क्वेश्चन आपके सामने पहले से ही लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3। ओके, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इस 5 को हम बाहर कर लेंगे। 5 बाहर करने के बाद अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 और यहां पर हमने कर दिया dx, क्योंकि गुणा में हम बाहर कर सकते हैं। अब हम एक चीज देख रहे हैं कि यहां जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है उसकी डिग्री 2 है, नीचे जो एक्सप्रेशन लिखा है उसकी भी डिग्री 2 है। और आप बेटा याद करें, जब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ा था तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम होती है उस समय हमने उसका एक रूल देखा हुआ था कि सबसे पहले डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को आप डिवाइड करें। अपनी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की डिग्री कम और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये काम मैं भाग दे के भी कर सकता हूं, एक और तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज छोटा मेथड यूज कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वेयर तो ऑलरेडी यहां पर है, मैं 4x प्लस 3 इसमें ऐड कर दूंगा और 4x प्लस 3 इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप देखिए, जितना हमने 4x प्लस 3 ऐड किया उतना ही 4x प्लस 3 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन भी बैलेंस बना रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 5 इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको अलग अलग कर लीजिए आप, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। ओके, और अब इस 5 को इसके साथ भी लेते जाएंगे, तो उससे पहले तो बीच में माइनस लगाना पड़ेगा आपको। 5 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। हाँ, लिमिट्स हमने यूज नहीं की बेटा, लिमिट 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2। ओके, अब इन्हें हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। इससे तो बेटा ये देखो, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, केवल dx बचेगा। फ्रॉम 1 to 2 -5। और एक काम बेटा कर लेते हैं, इसको हम पूरे को i मान लेते हैं। इसको हम पूरे को i1 आप मान लीजिए, i हम इसको मान लेते हैं ताकि हम i की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। यहां तक पहुंचे और इसको, चलिए ठीक है, एक बार अभी इसको और नोट कर दीजिए। 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx फ्रॉम 1 to 2। अब हम मान लेते हैं, ये 5 लिखा और इसको मैं मान ले रहा हूं i1, माइनस ये 5 लिखा और इसको हम माने ले रहे हैं i2, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान करके अभी छोड़ देते हैं यहां से। अब पहले हम i1 कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम i2 कैलकुलेट कर लेंगे, और जब दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे फिर हम आके वैल्यू अप्लाई कर देंगे। यहां i1 कितना होगा, पहले देखिए। i1 5 तो 5 है, i1 ये है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 1 to 2। ओके, देन i1 विल बी इक्वल टू, अब आप बताइए dx का इंटीग्रल क्या होता है, तो dx का इंटीग्रल होता है x। ओके, और क्योंकि जब हम फंक्शन का इंटीग्रल लिख देते हैं उसके बाद मुझे ये लिमिट्स इसके राइट साइड में लानी पड़ती हैं, फ्रॉम 1 to 2। कैलकुलेशन का मेथड क्या है, कैलकुलेशन का मेथड ये है कि अब आप वेरिएबल की जगह पहले अपर लिमिट लिखिए माइनस
इसी की जगह लोअर लिमिट लिखिए। कौन से रूल की वजह से हम ऐसा करते हैं? हम ऐसा करते हैं द सेकेंड फंडामेंटल रूल ऑफ कैलकुलस। ठीक है, अवकलन की द्वितीय आधारभूत नियम से हम इसको करते हैं। तो पहले x की जगह 2 लिखेंगे, माइनस इसी x की जगह 1 लिख देंगे, इसलिए जो I1 की वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी 1। तो ये जो I1 हमने यहां लिखा इसकी वैल्यू केवल 1 आ जाएगी। अब हम I2 कैलकुलेट करना चाहते हैं। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx फ्रॉम 1 to 2। अब ये ऐसे तो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं इसको एक काम करता हूं, आंशिक भिन्नों में इसको हम तोड़ लेते हैं। कैसे? देखिए थोड़ा ध्यान से, इसको मैं ऐसे कर देता हूं 4x प्लस 3। इसको बेटा फैक्टर कर लीजिए आप, इसके फैक्टर आप करना जानते हैं। फैक्टर जब करेंगे तो वो आएगा x प्लस 3 और x प्लस 1 dx फ्रॉम 1 to 2। इसके फैक्टराइजेशन करने के बाद ये फैक्टर्स आपको मिलेंगे। अब इसको आंशिक भिन्नों में पहले मुझे ब्रेक करना है, उसके बाद हम काम करेंगे। तो मान लिया 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, याद करिए पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे डिवाइड करते थे। इसका डिनोमिनेटर देखिए कैसा है, डिनोमिनेटर है लीनियर नॉन रिपीटिंग, और लीनियर नॉन रिपीटिंग डिनोमिनेटर होने पर क्या एज्यूम करते थे? a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। ओके, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे। 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, इसको तो हमने वैसा ही लिख दिया, यहां हमने एलसीएम लिया। आप सभी बच्चे एलसीएम वगैरह को सॉल्व करना जानते हैं, इट्स वेरी इजी प्रोसीजर, बचपन से आप सीख रहे हैं। तो इसको यहां ले आएंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस 1, b के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो bx प्लस 3, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब यहां पर हमारे पास आया 4x प्लस 3 इज इक्वल टू ax प्लस 1 प्लस b x प्लस 3। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। मुझे a और b की वैल्यूज चाहिए। आप याद करिए लीनियर नॉन रिपीटिंग डिनोमिनेटर के लिए जब हम वैल्यू निकालते थे तो हमने एक तरीका आसान सा निकाला हुआ था कि अगर आपको a चाहिए तो a के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसको 0 के बराबर लिखो, x निकालो, तो x की वैल्यू -3 आएगी। वो वैल्यू आप यहां पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में x इज इक्वल टू -3 रखने पर, x की जगह -3 लिखिए। तो बेटा -3 इंटू 4 -12 प्लस 3, -12 प्लस 3 -9, -3 इधर लिखेंगे तो -3 प्लस 3 0, तो ये टर्म 0, यहां -3 प्लस 1 -2 इंटू a, -2 इंटू a, देन a विल बी इक्वल टू 9/2। ठीक है, अब मुझे तो b की वैल्यू भी चाहिए, तो b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? समीकरण 3 में x की जगह पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू -1 रखने पर, समीकरण 3 में x बराबर -1 रखने पर, ये समीकरण 3 है, इसमें x की जगह -1 लिखिए। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 प्लस 3 -1 इज इक्वल टू, बेटा x की जगह -1 लिखेंगे, -1 प्लस 1 विल बिकम 0, तो ये टर्म 0 हो गया। यहां -1 प्लस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, मीन्स 2b, देन b विल बी इक्वल टू -1/2। ये b की वैल्यू हमने निकाल ली। अब a और b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 पे रख देते हैं।
यहां लिख देंगे a व b के मान, ये जो भी a और b की वैल्यूज हैं उन्हें हम इक्वेशन नंबर 2 पे रख देते हैं। a व b के मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 3। a इज व्हाट? 9/2। 9/2 अपॉन x प्लस 3, 9/2 इंटू 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 1। b माइनस 1/2 है तो माइनस 1/2 अपॉन x प्लस 1 माइनस, मैं यहां माइनस लिख लेता हूं, माइनस 1/2 अपॉन x प्लस 1, ऐसे माइनस 1/2 अपॉन x प्लस 1। ओके, अब मुझे तो इसको इंटीग्रेट करना है 1 to 2 तक। अब देखिए यही पूरा फंक्शन है, तो अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 dx फ्रॉम 1 to 2। हमने इस फंक्शन में dx और 1 to 2 इंटीग्रेशन का साइन लगाया, तो मुझे इसकी जो वैल्यू है ना, ये इसमें दोनों पदों में अलग अलग मुझे ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे आप देखें, 9/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 3 फ्रॉम 1 to 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 फ्रॉम 1 to 2। इंटीग्रेशन का निशान dx और लोअर और अपर लिमिट्स सब हमने नोट कर दी, सभी पदों में हमने लिख दिया। आप थोड़ा गौर से बेटा देखेंगे तो इसको आप पहचानते हैं। देखें यही तो यहां लिखा हुआ है, पूरा सेम यही टर्म यहां पर है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, I2 लिख सकता हूं। देन I2 विल बी इक्वल टू 9/2। यहां पर आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1, डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, log x। तो 9/2 मैंने लिखा, इसका log x प्लस 3, log x प्लस 3, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए अब लिमिट लेफ्ट के बजाय राइट में लिख देंगे हम इंटीग्रल लिखने के बाद। दिस इज माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1। दिस इज also a linear function in denominator, so what will be its integral? Its integral will be also log x, means log x plus 1 from 1 to 2। ओके, आई होप कि इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप और देखें 9/2, इसमें लिमिट्स अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, पहले x की जगह अपर लिमिट लिखेंगे माइनस, फिर इसे x की जगह लोअर लिमिट लिख देंगे, तो ये आ जाएगा log, अपर लिमिट 2 लिखा तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, माइनस log लोअर लिमिट लिखे तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, माइनस 1/2। इसमें लिमिट अप्लाई करनी है तो log पहले तो 2 लिखेंगे तो 2 प्लस 1 कितना बन जाएगा 3, माइनस फिर 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 1 बन जाएगा 2, ऐसा। इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर ले, एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज I2। वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ I2। वेयर इज I2? I2 इज हियर इन योर इक्वेशन नंबर 1। सो I2 इज इक्वल टू 9/2। हियर we can use the formula log m minus log n. What will be the formula of log m minus log n? This will be log m upon n, means log 5 upon 4, minus 1/2. This is again log m minus log n. This will be log m upon n, log 3/2. So this is the value of I2। आप चाहें तो 1/2 आप कॉमन कर सकते हैं। 1/2 जब कॉमन करेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा log 5/4 माइनस log 3/2। नो सॉरी, 1/2 कॉमन लेने के बाद ये 9 तो इसके साथ बचेगा ना,
हाँ, तो ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, ये वैल्यू आ गई I2 की। I1 वी हैव ऑलरेडी फाउंड, दैट इज इक्वल टू 1, एंड I2 अभी अभी हमने फाइंड किया हुआ है। अब हम ये I1 और I2 दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 पे पुटअप कर देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 पे हम उसकी वैल्यू को लिखेंगे और इस तरह से आपके इसका आंसर आ जाएगा। मैं इसे इरेज कर दूंगा यहां से। मैं इस जगह पर लगाई दे रहा हूं I1 व I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन नंबर 1 में I इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई I1। I1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 5, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई I2, जो भी I2 की वैल्यू है उसमें 5 से गुणा करवा दो। ये I2 की वैल्यू है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 5 से ही करवा दो, 5/2, दिस विल बी 5/2, और ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको सेम वैसा ही आप लिखा रहने दें, 9 log 5/4 माइनस log 3/2, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में इंटीग्रेशन ऑफ 2 sec square x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 dx फ्रॉम 0 to π/4। ओके, बेहद इजी क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे ध्यान से देखें। आप चाहें तो इन सभी टर्म्स में अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, 2 इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx फ्रॉम 0 to π/4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx फ्रॉम 0 to π/4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 into dx from 0 to π/4, because 2 is a constant number, so we have taken it out. 2. What will be the integral of sec square x? You all know that the integral of sec square x will be tan x, and we have to apply the limits. So 0 to π/4 are the limits, and after integral we have to put the limits at the right hand side. Plus, what will be the integral of x cube? The integral of x cube will become x to the power 4 upon 4, and where is the limit? Limits are in the right side from 0 to π/4, plus 2 integral of dx will be x 0 to π/4. You all know that. 2 लिमिट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले x की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस x की जगह लोअर लिमिट। आप बहुत कर चुके हैं, इससे पहले 16 क्वेश्चंस कर चुके हैं लिमिट अप्लाई कर करके। अब लिमिट अप्लाई करिए तो tan π/4 माइनस tan 0 प्लस 1/4 आप बाहर कर दीजिए, बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट टर्म और इट्स नो यूज हियर। तो x की जगह अब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे और एक उसकी पावर 4 करेंगे, तो इसको लिखेंगे पावर 4 करेंगे, तो पाई टू द पावर 4 अपॉन 256। 4 टू द पावर 4 की वैल्यू आप निकालेंगे, 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4s are 16, 16 4s are 64, 64 4s are 256, माइनस अब इसी x की जगह 0 लिखेंगे, तो 0 टू द पावर 4, तो बेटा ये तो 0 ही हो जाएगा टर्म, ये 4 था, ये हम ऑलरेडी बाहर ला चुके थे, प्लस 2 लिमिट्स अप्लाई करेंगे x की जगह π/4 माइनस x की जगह पर 0, 2 π/4, tan π/4 इज 1, tan 0 0, तो इसका तो खत्म हो गया काम, ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, फिर से ये tan π/4 1 हुआ, tan 0 0, तो 1 माइनस 0 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 आ गया, प्लस 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करवा दें तो पाई टू द पावर 4 अपॉन 1024, 256 4s are 1024, प्लस इससे सॉल्व करेंगे तो 2 से आप इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं, एंड दिस विल बिकम π/2, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ यू कैन चेक योर आंसर।
Question number 17, and the 17 number has the answer pi to the power 4 upon 1024, this term, plus pi by 2 plus 2. Okay, so our answer is correct. और इसके आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, that is a very easy question. Question number 18, integration of sin square x minus cos square x into dx from 0 to pi. ओके, हम एक काम कर लेते हैं इसमें, बहुत ही इजी, इन दोनों से माइनस में कॉमन कर लेता हूं. जब माइनस कॉमन कर लूंगा तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और साइन स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा. तो पॉजिटिव टर्म मैं पहले लिख लेता हूं, सॉरी यहां पर बेटा बाई 2 है दोनों में, ये टर्म पहले आ जाएगी, पॉजिटिव हो गई है, और साइन स्क्वायर एक्स वाली टर्म नेगेटिव हो गई है, बाद में आ जाएगी. dx फ्रॉम 0 टू पाई. अब आप इसको याद करिए, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज द फॉर्मूला ऑफ cos x. सो इन प्लेस ऑफ this whole term we can write only cos x from 0 to pi. Now you all know what is the integral of cos x. The integral of cos x is very easy, it is sin x. Sin x, and after writing integral we have to put the limits at the right side from 0 to pi. Limits apply करना है मुझे, पहले x की जगह अपर लिमिट लिखेंगे sin pi माइनस, अब लोअर लिमिट लिखेंगे साइन 0, साइन पाई, साइन 180, साइन 180 की वैल्यू 0 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, इस तरह से ये पूरी तरह क्या आ गया 0. सो क्वेश्चन नंबर 18 हैज द आंसर इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19. As I have already told you that this exercise contains total 22 questions, and I have done 18 questions here. Only 4 questions are rest here. So please see the next question, question number 19. Integration of 6x plus 3 upon x square plus 4. X square plus 4 dx. What is the lower and upper limits? These are 0 to 2. Okay, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. प्लीज सी हियर, न्यूमरेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर के साथ इनको अलग अलग कर दें तो इसको मैं लिख सकता हूं 6x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx फ्रॉम 0 to 2 प्लस 3 अपॉन लिखेंगे, 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, सो 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 फ्रॉम 0 to 2, इस तरह से. ठीक है, अब एक छोटा सा चेंज बेटा मैं और यहां पर करना चाहता हूं. ये जो 6 देख रहे हैं ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सॉरी 3 into 2x. देखिए आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, यू विल गेट अगेन 6x. ओके, और ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट है, आप देखें, नीचे फलन ऊपर उसी का अवकलन, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अवकलन आएगा ना 2x, ऐसे. तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 3 तो हमने लिखा, नीचे फलन ऊपर उसी का अवकलन, तो आंसर आ गया लॉग फलन, यानी कि लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4. क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो मुझे लिमिट यूज करनी पड़ेगी प्लस 3. यहां पर ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो लिमिट्स को बिना ध्यान दिए पहले आप अंदर के फलन को इंटीग्रल निकालिए उसका. तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर. देखिए एनी प्रॉब्लम है व्यू? ओके, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a. ओके, तो 1 अपॉन a मीन्स 2, tan इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन 2 फ्रॉम 0 to 2.
ये हमने 2 जो 1/a वाला था उसको बाहर कर लिया, क्योंकि लिमिट्स अप्लाई करने में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं रहेगा, वो बाहर कर दिया मैंने। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले यहां वेरिएबल x की जगह 2 लिखेंगे, अपर लिमिट। मैं थोड़ा सा एक स्टेप कम में करना चाहता हूं। x की जगह जब आप 2 लिखेंगे फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, माइनस अब लोअर लिमिट लिखना है, तो ये कितना बन जाएगा? लॉग x की जगह 0 लिखेंगे तो टर्म खत्म हो गया, 4 बचेगा केवल, प्लस दिस इज 3/2। लिमिट अप्लाई करिए तो tan इनवर्स x की जगह 2 लिखेंगे ना, 2/2 1, tan इनवर्स x की जगह 2 लिखा तो 2/2 करके 1 आ गया, माइनस tan इनवर्स अब x की जगह 0 लिखेंगे तो 0/2 करने से 0 आ गया। और सॉल्व कर लो। 3 log m माइनस log n। log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m अपॉन n प्लस 3/2 tan इनवर्स 1। मैं tan इनवर्स 1 को लिख सकता हूं tan π/4, बिकॉज tan π/4 will be equal to 1, माइनस tan इनवर्स और 0 को मैं लिख सकता हूं tan 0, क्योंकि tan 0 की वैल्यू ही 0 होती है। तो tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स लिखा, 0 की जगह tan 0 लिख दिया मैंने। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन। 3 log 8/4 will become log 2, 4 2s are 8 प्लस 3/2 tan इनवर्स tan π/4 में केवल π/4 बचेगा, सभी बच्चे जानते हैं। tan इनवर्स tan 0 में 0 बचेगा, इसे हमने सॉल्व कर देना है। तो 3 log 2 प्लस 3 π/8। ओके, दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x प्लस साइन πx/4 dx फ्रॉम 0 to 1। इसको भी बेटा दोनों टर्म्स आप अलग अलग कर लें। इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x dx फ्रॉम 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन πx/4 dx फ्रॉम 0 to 1। ओके, अब इसको कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देखें, यहां पर तो इस टर्म में तो 2 फंक्शन है, एक x है दूसरा e टू द पावर x है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहां पर मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। खंडशः समाकलन फॉर्मूला, प्रथम और द्वितीय फलन के गुणनफल का समाकलन क्या होता है? प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन का निशान, पहले का अवकल गुणांक गुणे दूसरे का समाकलन इनटू dx। ओके, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो प्रथम फलन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। आपको याद होगा आइलेट के मुताबिक ये अलजेब्रिक है तो पहला हो गया, ये एक्सपोनेंशियल है दूसरा फलन। प्रथम फलन दूसरे का समाकलन, e टू द पावर x का समाकलन याद करें, e टू द पावर x ही आता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकल गुणांक x का अवकल गुणांक 1, तो मत लिखो आप 1 से, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा। पहले का अवकल गुणांक 1, दूसरे का समाकलन e टू द पावर x का समाकलन e टू द पावर x इंटू dx। हाँ, लिमिट्स कहाँ रहेंगी ध्यान से देखें, इसी के ये दोनों टर्म है, इसमें तो इंटीग्रेशन का साइन है नहीं, तो इसकी जो लिमिट्स रहेंगी वो राइट साइड पर रहेंगी। इस टर्म में इंटीग्रेशन का साइन है तो इसकी लिमिट 0 to 1 इसी के आसपास रहेंगी। ठीक है, अच्छा, प्लस कर दिया हमने साइन x मान करके आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। साइन x का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस x। तो साइन π/4x का इंटीग्रल क्या होगा? बहुत बार ऐसा सिचुएशन आई है, हमने बताया है। साइन x का माइनस कॉस x, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस कॉस, और x की जगह पर π/4x। लेकिन क्या इंटीग्रल आ गया? नहीं, अभी नहीं आया बेटा।
कैसे आएगा थोड़ा ध्यान से देखें। साइन एक्स का माइनस, क्योंकि यहां प्लस था, माइनस कॉस एक्स तो हो गया, लेकिन क्योंकि x के साथ पाई बाई 4 का मल्टीप्लीकेशन है यहां पे, तो याद करें जब x के साथ ऐसा कुछ होता था, गुणा में है तो भाग में नंबर हमें लाना पड़ता था। या तो हम एक दूसरा मेथड लगाएं कि पाई एक्स बाई 4 को t मान के कैलकुलेट करें, और ऐसा बहुत बार आया है, मैंने हर बार आपको ऐसे बता दिया है। तो पाई बाई 4 एक्स के साथ गुणा में है, ये बटे में आना पड़ेगा इसको, तो 1 अपॉन पाई बाई 4। अब लिमिट की बात आती तो लिमिट अप्लाई कर दें फ्रॉम 0 to 1। अब आप सोचेंगे इसके इंटीग्रल में तो 1 अपॉन पाई बाई 4 भी आया है। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, बट दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, इसलिए हम इसको बाहर कर लिया है हमने। लिमिट अप्लाई कर दीजिए। पहले अपर लिमिट लिखेंगे तो x की जगह 1 इंटू ई टू द पावर 1 माइनस 0 इंटू ई टू द पावर 0, इसमें लिमिट अप्लाई हो गई, माइनस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स ही होता है। अब 0 to 1 माइनस, तब तक ये नंबर पलट जाएगा तो 4 अपॉन पाई, इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए। x की जगह पहले 1 लिखेंगे ना तो आ जाएगा cos पाई बाई 4 माइनस, अब x की जगह 0 लिखेंगे तो पूरा ये cos 0 बन जाएगा। इसकी वैल्यू हो गई e माइनस, और 0 देखो ये 0 है, ये 1 बनेगा, किसी भी संख्या का 0 का मान 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, मत लिखिए, e आ गया, ये 0 हो गया, माइनस इस पे लिमिट अप्लाई करिए तो पहले x की जगह 1 लिखेंगे तो e टू द पावर 1 माइनस, अब x की जगह 0 लिखेंगे e टू द पावर 0 माइनस 4 अपॉन पाई, cos पाई बाई 4 इज 1 अपॉन अंडर रूट 2, cos 0 इज 1। सॉल्व करिए e माइनस e प्लस 1, बिकॉज e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 2 पाई, फिर ये प्लस 4 अपॉन पाई, यहाँ प्लस ई से माइनस ई कैंसिल हो गया, ऑफ 1 माइनस अंडर रूट 2 से 4 को कैंसिल करिए, दिस विल बिकम 2 अंडर रूट 2 अपॉन पाई प्लस 4 अपॉन पाई, दिस विल बी अवर आंसर। 4 कैसे अंडर रूट 2 से कैंसिल हुआ है मैं आपको करके दिखा देता हूं। 4 अपॉन अंडर रूट 2, 4 को बेटा हम लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। आप देखें अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बनेगा, 2 2s are 4 अपॉन अंडर रूट 2, इससे एक अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से ये आंसर आएगा 2 अंडर रूट 2। तो 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन पाई प्लस 4 अपॉन पाई, दिस विल बी आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। You can match the answer 1 plus 4 by pi minus 2 under root 2 upon pi. Okay. This is question number 20. Now let's move to the question number 21, which is an optional question. Integration of dx upon 1 plus x square from 1 to under root 3. Integration of dx upon 1 plus x square from 1 to under root 3. Okay. एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये तो सीधे tan इनवर्स x इसका इंटीग्रल है, तो मैंने लिखा tan इनवर्स x एंड नाउ लिमिट्स फ्रॉम 1 टू अंडर रूट 3। तो मैं जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो पहले x की जगह अपर लिमिट लेना पड़ेगा, tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स अंडर रूट 3 को बेटा मैं लिख सकता हूं tan पाई बाई 3, बिकॉज tan 60 इज इक्वल टू अंडर रूट 3, तो tan पाई बाई 3 लिख दिया, माइनस tan इनवर्स 1 को मैं लिख सकता हूं tan पाई बाई 4, बिकॉज द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 4 विल बी इक्वल टू 1। tan इनवर्स tan पाई बाई 3, दिस इज सिंपली पाई बाई 3। tan इनवर्स tan पाई बाई 4, दिस इज ऑल्सो सिंपली पाई बाई 4। नाउ यू कैन कैलकुलेट, so we can take LCM 12, this is 3 4s are 12, 4 pi minus 3 pi and this will become pi by 12 and this is our answer. So please match the option pi by 12, D part will be our
करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वेयर, dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वेयर फ्रॉम 0 to 2/3, फ्रॉम 0 to 2/3। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करना है? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इसे बेटा मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वेयर और इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वेयर फ्रॉम 0 to 2/3। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ए की जगह 2, x की जगह 3x। ध्यान रखना x के साथ 3 गुणा में आ गया है। क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ओके, तो मैं लिख देता हूं 1 अपॉन ए 2 tan इनवर्स x अपॉन ए, x की जगह 3x अपॉन a की जगह 2। क्या इंटीग्रल आ गया? अभी नहीं आया। कहां पर प्रॉब्लम है? x के साथ 3 गुणा में है ना, तो फिर आपको इसको भाग में लाना ही पड़ेगा। वो हमने 3 यहां डिवाइड कर दिया। देखो अब 1 अप ओ सॉरी लिमिट्स तो लिखी नहीं हमने, यहां पर मैं लिमिट्स लिख लेता हूं फ्रॉम 0 to 2/3। अब आप सोचेंगे इसका इंटीग्रल तो ये पूरा था, फिर लिमिट इतने ही में क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट टर्म का डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट्स अप्लाई करने में कोई रोल नहीं होता, इसलिए हमने बाहर कर दिया उसको। 1/6 लिमिट्स अप्लाई कर लें तो tan इनवर्स, पहले अपर लिमिट लिखेंगे ना 3/2, tan इनवर्स 3/2, x की जगह पर 2/3 माइनस tan इनवर्स 3/2 इंटू 0, x की जगह 0 लिखना है ना बाद में मुझे। अब ये 1/6, ये तो बेटा 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। और ये आप बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं। tan इनवर्स 1 की जगह पर tan π/4 माइनस tan इनवर्स 0 की जगह पर tan 0। दिस इज 1/6 tan इनवर्स tan π/4, इट विल बी π/4 माइनस 0। आप इसे सॉल्व करेंगे π/24, 6 4 are 24, π/24 means option C is correct। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से बेटा हमने अपनी एक्सरसाइज 7.9 को भी सॉल्व कर लिया है। अब जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बोला हुआ था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन से जब करते हैं तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। एक कि बिना लिमिट को हटा करके इंटीग्रल फाइंड कर लीजिए, उसके बाद आप लिमिट अप्लाई कर दें। अब आपको यह सीखने का मौका मिलेगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल का कोई क्वेश्चन है और उसे हम बिना लिमिट्स को हटाए ही कैलकुलेट करना चाहते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बिना लिमिट हटाए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बट कैसे करेंगे, दिस वी विल स्टडी एट द नेक्स्ट क्लास। तो आज हम अपनी क्लास में इतना रख लेते हैं। आप इन क्वेश्चंस को लगातार प्रैक्टिस करते रहें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे। मैथ्स प्रैक्टिस बहुत चाहती है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चंस को कॉपीज पे लगाएंगे, उतना ज्यादा आपको आने लगेगा। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।